हेलो स्टूडेंट, नालंदा गाइडेंस में आपका स्वागत है। आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो को काफ़ी मेहनत से बनाया गया है और काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और पूरे पेपर को ये सॉल्व किया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों का हल सहित दिया जा रहा है। पूरा वीडियो देखिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और इसमें सभी को हल कराया गया है, जिसे आप लोग अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक सवालों को कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखिए और पूरा वीडियो देखिए तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 10, समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। इसके इंस्ट्रक्शन को मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग पेपर में पढ़ लीजिएगा। खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो 20 प्रश्न रहेंगे। OMR पर इसका उत्तर देना होगा। ब्लैक या ब्लू पेन से गोले को काला करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है बहुविकल्पीय से। निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? ए बिस्मार्क, बी नेपोलियन, सी ड्यूक मैटरनिक और डी ज्यूसेppe मैत्सिनी। तो 1815 के जो वियना संधि हुआ था, जो ऑस्ट्रिया में है, और इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी नेपोलियन होगा। नेपोलियन है इस प्रश्न का सही उत्तर, बी नेपोलियन। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? मुख्य महत्व क्या है? ए सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। बी सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। शक्ति साझा नहीं की गई। सी कह रहा है, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, समुदायों को या संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? ये प्रश्न पूछ रहा है। 1928 से 1934 तक भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? ए बाढ़ के कारण, बी सूखे के कारण, सी महामंदी के कारण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर महामंदी के कारण, विकल्प सी महामंदी के कारण। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? कहाँ स्थित था? इस प्रश्न को देख लीजिए। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? ए अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्था अमेरिका में स्थित था। ये विकल्प ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ए कठोर संविधान, बी शक्तियों का केंद्रीकरण, सी संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें संघीय शक्ति सरकार से संबंधित नहीं है, तो संघीय सरकार यानी कठोर संविधान, विकल्प ए कठोर संविधान नहीं है। कठोर संविधान नहीं है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको मॉडल पेपर के तौर पर आप लोगों को ये पूरे पेपर को हल कराया जा रहा है। आप इससे प्रश्नों को आप अवश्य पढ़िए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण, विभाजन यहाँ का छूट गया, का कारण क्या है?
ए धर्म, बी भाषा, सी ए व बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म भी है, भाषा भी है, ये दोनों है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है ए समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, बी स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, सी बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका है। असमान भूमिका, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। विकल्प ए सही है। इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इटली, डी ब्रिटेन। ये प्रश्न काफ़ी बार आया गया है, पढ़ाया गया है, आप लोग को पूर्व की वीडियो में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता होगा। तो आइए आपको सही उत्तर हम बताते हैं। विकल्प बी सही है, फ्रांस। अगला प्रश्न है, ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ए रूसो, बी विक्टर इमैनुअल, सी काल्विन, डी ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ड्यूक मेटरनिख ने जो है कि किसको माना था सबसे खतरनाक दुश्मन? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को। विकल्प डी ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह ए नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, बी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यानी ए और बी दोनों सही है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? ए नवीकरण योग्य संसाधन, बी अनवीकरण संसाधन, सी जैव संसाधन और डी संभावी संसाधन। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए नवीकरण योग्य संसाधन है, जिसमें कि फसलों को बार बार उगाया जा सकता है, इस कारण से ये नवीकरण योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न का है 12, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? ए गहन खेती, बी अधिक सिंचाई, सी वनों उन्मूलन, डी अति पशुचारण। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी अत्यधिक सिंचाई या अधिक सिंचाई इस प्रश्न का उत्तर होगा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सभी के सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और पूरा वीडियो देखिए, बीच में स्किप ना करिए। पूरा क्वेश्चन का सलूशन कराया जा रहा है, सॉल्व कराया जा रहा है और इस तरह से आप लोग जो है कि इसको पढ़ करके अवश्य जाइए। इससे जो है कि आप लोग को काफ़ी आइडिया का पता चलेगा कैसे लिखना है आगे के क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? ए केरल, बी बिहार, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर केरल है। विकल्प ए केरल। केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, देश में सबसे कम केरल में है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ए रोजगार की परिस्थितियाँ, बी आर्थिक क्रिया की प्रकृति, सी उद्यम का स्वामित्व और डी किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की वर्गीकरण का आधार क्या है? उद्यम का स्वामित्व। विकल्प सी सही है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण यानी भूमि का क्षरण कैसे होता है? ए भूमि का अनुपजाऊ होना,
बी भूमि का दलदली होना, सी भूमि का उपजाऊ होना और डी भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। यह भूक्षरण यानी जब बारिश या बहाव या कटाव बाढ़ के कारण क्या हो जाता है, मिट्टी के उपजाऊ ऊपरी सतह बह करके चला जाता है तो भूमि क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। विकल्प ए सही है। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए क्या हो जाएगा, भूमि का अनुपजाऊ होना। अगला प्रश्न है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ए दामोदर घाटी, बी सोन घाटी, सी महानदी घाटी, डी चंबल घाटी। यहाँ पर सभी जगह से कोयला का जो है कि जमाव पाया जाता है, कोयला खदानें हैं और विकल्प डी चंबल घाटी इसका जो है कि जमाव क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, विकल्प डी चंबल घाटी। अगला प्रश्न है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। ए उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, बी वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, सी अधिक मजदूरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक मजदूरी, विकल्प सी अधिक मजदूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। ए सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। बी सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। सी विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। डी अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ए कोयला, बी भूतापीय ऊर्जा, सी ए व बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कोयला क्या है, परंपरागत ऊर्जा है, लेकिन यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा इस प्रश्न का उत्तर है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भूतापीय ऊर्जा नहीं है। अगला है प्रश्न है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। ए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ये सही बात है। बी कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ए बी सी तीनों सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही है। तो इस तरह से 20 प्रश्न आप लोग को OMR शीट पर करना है और ये 20 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मॉडल पेपर के तौर पर आप लोग को हल कराया गया, सॉल्व कराया गया। इससे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे और पूरा वीडियो को आप लोग देखेंगे। अब आते हैं हम पार्ट बी पर, जहां लघुत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में और उसका हल कराते हैं। खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक टाइप 1 है, जिसका उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। तो यहाँ से आपको 4 प्रश्न आएंगे और 4 प्रश्न, एक इतिहास, एक भूगोल, एक नागरिक शास्त्र, एक अर्थशास्त्र का आएगा। अब सब में एक एक अथवा रहेगा, या तो वो प्रश्न करिए या उसका अथवा करिए। तो यहाँ 4 प्रश्न का 4 अथवा मिलेगा।
तो इस तरह से एक एक प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं और इससे जो है कि आप परीक्षा में किस तरह से लिखना है तो इसका आइडिया आपको उत्तर लिख करके हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। उत्तर अब लिखेंगे क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1929 में आर्थिक मंदी आई, क्योंकि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसके बाद 1929 में आर्थिक मंदी आई। आर्थिक महामंदी क्या है? कृषि या औद्योगिक उत्पादन में भारी अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप इनके मूल्यों में भारी गिरावट की स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। एक बार देखिए, आर्थिक महामंदी हेडिंग बना लीजिएगा। कृषि या औद्योगिक उत्पादन में भारी यानी अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप इनके मूल्यों में भारी गिरावट की स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। ऐसी आर्थिक महामंदी 1929 में अमेरिका में आई थी और इसने समस्त विश्व को ग्रास बना लिया। इतना लिखेंगे। अब इसमें जो है कि पहला हेडिंग बनाएंगे, युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थिति, यानी प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा जो उत्पन्न स्थिति हो गई थी उससे संबंधित लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सैन्य वस्तुओं में अत्यधिक वृद्धि हुई। उसके पश्चात मांग में तीव्र कमी आई, यानी युद्ध में कई देशों ने अमेरिका से सैन्य सामग्री खरीदा और अमेरिका ने इसके लिए उत्पादन के लिए नई टेक्निक लगा करके कंपनी स्थापित किया और अत्यधिक उत्पादन कर दिया, जिसके पश्चात तीव्र कमी आई, वृद्धि हुई और उसमें मांग में तीव्र कमी आई, जिससे आर्थिक मंदी आई, जिससे कृषि एवं उद्योगों में, कृषि में किसान भी नई टेक्निक का प्रयोग करके रासायनिक खाद, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके कृषि उत्पाद भी बढ़ा लिया था, जिसके कारण से उसमें भी भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण कृषक और उद्योगपति वर्ग को अत्यधिक हानि होने से वे ऋणी हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है कि वहाँ पर माल डंप होने लगता है और जो है कि इनकी जो है कि खरीदारी नहीं करने वाले कोई लोग होते हैं, तो इस तरह से जो है कि हानि होने से वे ऋणी होने लगते हैं। अगला हेडिंग बनाएंगे, श्रमिक वर्ग को बेरोजगारी का शिकार होना पड़ा। जो लोग कंपनियों में काम करते थे या किसानों के यहाँ काम करते थे और उपज अधिक हो गई और उसका जो है कि खरीदने वाला कोई नहीं था, इस कारण से वो भी श्रमिकों को क्या कर दिया, अपने यहाँ से हटा दिए, कंपनियां भी हटा दी, छटनी कर दी। तो वृद्धि के कारण के बाद क्रय शक्ति कम हो गई और उत्पादन का कार्य मंदा हो जाता है, जिससे श्रमिकों की छटनी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। ये लिखेंगे। तीसरा हेडिंग बनाएंगे, अन्य कारण में क्या लिखेंगे कि आर्थिक मंदी से शहरों में रहने वाले लोग अधिक प्रभावित हुए। शहरों में जो लोग गांव छोड़ करके शहर में गए थे वो अधिक प्रभावित हुए, क्योंकि वे नौकरी और व्यवसाय में लगे हुए थे। आर्थिक मंदी के प्रभाव से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर अधिक संख्या में प्रव्रजन प्रारंभ हो गया था, यानी कुछ लोग जो है कि शहर छोड़ करके गांव की तरफ और गांव के भी कुछ लोग जो है कि गांव को छोड़ करके शहर की ओर पलायन करने लगे। तो इस तरह से जो है कि ये आर्थिक मंदी का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। इसका जो है कि प्रभाव अमेरिका से शुरू हो करके और पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से आप लोग जो है कि पूरा क्वेश्चन लिख करके आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा। आप लोग बीच बीच में हेडिंग का प्रयोग कीजिएगा, पैराग्राफ वाइज न लिखिएगा या पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। या अथवा क्वेश्चन में पूछा है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी समीक्षा करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, ये हेडिंग बना लीजिएगा और इसमें क्या लिखिएगा, महामंदी का भारतीय व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।
1928 से 1934 के मध्य 1928 से 1934 के मध्य भारत के आयात तथा निर्यात लगभग आधा रह गया। ये क्या हो गया कि इस दौरान भारत का जो है कि आयात और निर्यात आधा हो गया। पहला पॉइंट लिखिएगा कि आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव उन काश्तकारों पर पड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करते थे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आर्थिक मंदी के प्रभाव से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर भारी संख्या में प्रव्रजन प्रारंभ हो गया। उद्योग और कृषि क्षेत्र में बुरा प्रभाव पड़ा, यानी इन दोनों क्षेत्रों में सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। अगला पॉइंट लिखिएगा, आर्थिक मंदी से शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के निर्माण में तेजी आई। ग्रामीण क्षेत्र में मंदी की मार से नगरीय क्षेत्र में आने वाले श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। यानी दोनों जगह पर जो है कि बेरोजगारी या रोजगार की तलाश के लिए जो है कि कुछ लोग गांव से शहर की ओर आए और कुछ लोग शहर से गांव की तरफ प्रव्रजन किए। इस तरह से जो है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जब छटनी हो गया तो इनके पास आमदनी का स्रोत कम हो गया, तो ये क्या होने लगे, गंदी बस्तियों में जहाँ पर कम पैसे में और कम सुविधाओं में लोगों ने अपना ठिकाना बनाया और वहाँ पर गंदगी साफ सफाई की कमी थी, तो इस तरह से बस्तियों का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट, आर्थिक मंदी के प्रभाव से सरकार को लोक कल्याणकारी भूमिका में वृद्धि हुई। मंदी के प्रभावों को दूर करने के लिए विश्व की अनेक सरकारों ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया। सरकार द्वारा अनेक प्रकार की सब्सिडियों की घोषणा की गई, जिससे सभी वर्गों के लोगों को आर्थिक आय में वृद्धि हो सके, जिससे कि इस मंदी से उबरा जा सके और लोगों के जीवन को सुगम बनाया जा सके। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे इसको महामंदी के रूप में यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। आर्थिक मंदी से किसी न किसी टाइप का प्रश्न अवश्य आएगा, इसे आप लोग अवश्य तैयार कीजिए। अगला प्रश्न है, ये जो है कि नागरिक शास्त्र का है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। कह रहा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। आइए उत्तर देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन में सत्ता की जरूरी है। लोकतांत्रिक शासन में सत्ता की साझेदारी यहाँ पर छूट गया, साझेदारी जरूरी है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव यानी संघर्ष का अंदेशा, आशंका कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी हो जाती है तो संघर्ष की संभावना या आशंका कम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में भागीदार बनाया जाए। क्या किया जाए? भागीदार बनाया जाए। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। शासन के विभिन्न अंगों में, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन रहता है। ये सभी अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई टकराव न हो। और फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, सत्ता को अपनी नीतियों को निर्धारित करने से पूर्व आधुनिक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना समाहित हो। आधुनिक लोकतंत्र में
लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी प्रतिभागिता अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रश्न को इतने लाइन में अगर आप लिखते हैं तो कम से कम जो है कि आपको 10 लाइन से ऊपर ही लिखना है, तो उतना मैटर आपके पास होना चाहिए जिससे कि 80 शब्द कंप्लीट हो जाए। इसका अथवा में पूछा है, जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जाति में राजनीति की भूमिका या प्रभाव, ये प्रश्न, ये हेडिंग बनेगा। तो जिस प्रकार जाति राजनीति को प्रभावित करती है, जिस प्रकार जाति राजनीति को प्रभावित करती है, उसी प्रकार राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है। जातीय राजनीति के सकारात्मक व नकारात्मक भूमिका देखने को मिलती है। यानी आज के दौर में देखा जाए तो हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को जिस क्षेत्र में जिन वर्ग की आबादी अधिक होती है उसके अनुसार उनको टिकट का आदान प्रदान करती है। और कोई भी जाति, एक जाति से वोट के से नहीं जीत पाता है कोई भी उम्मीदवार, तो इसलिए जो है कि हर पार्टियां अपने हिसाब से जातियों का खेल खेलती है और उसके अनुसार अपना काम करती है। तो राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए कमज़ोर समुदाय के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में हिस्सेदारी हो, जातिगत राजनीति ने दलितों, पिछड़ों व अछूतों के लिए सत्ता तक पहुँचने तथा निर्णय प्रक्रिया को अच्छी तरह प्रभावित किया है। सभी पार्टियां जातिगत भेदभाव समाप्त करने, सम्मान देने तथा सार्वजनिक संपत्तियों, पदों के सही वितरण के अवसर उपलब्ध कराने की मांग करती है। यानी सभी लोग जो है कि इन जातियों के लिए क्या करते हैं, सम्मान और पदों को उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। जातिगत राजनीति लोकतंत्र के संकट यानी खतरा उत्पन्न करती है, जो गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है। कभी कभी जातिगत तनाव, टकराव व हिंसा को बढ़ावा देता है। राजनीतिक पार्टियां इन पर राजनीति करती है, जिससे समाज में सांप्रदायिकता बढ़ती है या हावी होती है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम यानी हमारे देश में क्या है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है। उन सभी जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न का आप लोग उत्तर लिख सकते हैं। और ये भी आपको जो है कि प्रश्न दोनों बता दिया गया। प्रश्न नंबर 2 में 2 प्रश्न था, एक प्रश्न सत्ता की साझेदारी और उसी का अथवा में था जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। ये जो है कि प्रश्न हम जो है कि सभी को जो है कि हल कराते चल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अवश्य देखिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। यह आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत कह रहा है। तो इसका आइए आंसर देखते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है। ऊर्जा के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है, इसलिए ये क्या है, आवश्यक मूलभूत आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
मनुष्य अपने आर्थिक विकास जैसे उद्योग, कृषि, यातायात, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी जितने भी प्रकार के हमारे पास मशीनरी, उद्योग और घरों में एसी, पंखे, बिजली का प्रयोग किया जाता है, कल कारखानों में, तो उसमें जो है कि क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता के बगैर विकास संभव नहीं है। इसलिए ऊर्जा मूलभूत आवश्यक तत्व है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को वैज्ञानिक तरीके से वृद्धि व नियंत्रित करके इनका उपयोग विभिन्न आर्थिक विकास कार्यों में किया जाता है। यानी जितने चाहे संसाधन हो, यातायात के हो, चाहे जो है कि इलेक्ट्रॉनिक साधन हो, चाहे जो है कि यांत्रिकी साधन हो, सभी में जो है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण निम्न उपाय को अपनाना होगा। क्या करना चाहिए? पहला, जब प्रयोग न हो तो बिजली बंद करें। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग करें। तीसरा, गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का अधिक प्रयोग करें। और चौथा, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। और ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। तो ऊर्जा का जो है कि हमें बचत करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें अथवा करके एक प्रश्न और है। प्रश्न कह रहा है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का देखिए उत्तर क्या है। तो लिखेंगे कि परिवहन और संचार के साधनों को किसी राष्ट्र और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, क्योंकि ये साधन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। परिवहन और संचार के विकास ने वैश्वीकरण को जन्म दिया है। वस्तुओं, सेवाओं तथा लोगों को तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। संचार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजा जाता है। आज के समय में जो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को संदेश तुरंत से काफ़ी दूर बैठे व्यक्ति को सूचना दी जा सकती है। और कितने भी दुर्गम पहाड़ी और समुद्री रास्तों को पार किया जा सकता है वायु मार्ग से। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, ये जितने भी मार्ग हैं, ये सब जो है कि यातायात के संसाधन के रूप में आते हैं। जो वस्तुओं, फैक्ट्रियों द्वारा या किसानों द्वारा, किसी के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है या उसको बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है, तो उसके लिए यातायात की आवश्यकता पड़ती है। रेलवे, जल मार्ग, सड़क मार्ग, ये दोनों ही यातायात के किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं। कौन? दो, यानी परिवहन और संचार। अब देखिए, रेलवे, जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट ने दुनिया को हमारे दरवाजे पर ला दिया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में परिवहन और संचार के उन्नत साधनों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मदद मिली। भारत और विश्व इन संसाधनों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का आप उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
परिवहन और संचार के साधनों के कारण स्थानीय व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो पाया है। ये स्थानीय व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो पाया है। युद्ध के समय इन साधनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इनके द्वारा सारा देश रक्षा सेनाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है। हथियार और गोला बारूद तथा रसद पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। तो इस सब उद्देश्यों के कारण परिवहन और संचार क्या हो जाता है, किसी भी देश की रीढ़ हो जाता है, मूलभूत आवश्यकता हो जाती है। तो इसलिए जो है कि ये प्रश्न आप लोग इसको पूरा लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। आइए देखते हैं उत्तर। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत को कम करने के लिए निम्न प्रबंध करती है। क्या प्रबंध करती है? पहला देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उदाहरण, चीन, भारत जैसे देश सस्ते विनिर्माण स्थानों का लाभ भी प्रदान करते हैं। यानी यहाँ पर भी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आती है और इनके लिए सुविधाएं और सस्ते श्रम, कच्चे माल इत्यादि प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर जो है कि डेवलपमेंट होता है। तो देश का भी डेवलपमेंट होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी विकास होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत को कम रखने के लिए कुछ स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन स्थापित करती है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ के स्थापित कंपनियों के साथ क्या कर देती है, टाई अप कर लेती है और उसके साथ साथ जो है कि दोनों मिल करके कंपनी को जो है कि उत्पादन को बढ़ाती है और जो है कि प्रचार प्रसार करती है, जिससे कि यहाँ के लोगों को अपनी भाषा में अपने लोगों से समझ में आती है। तो इसलिए कंपनियां ऐसे कुशल श्रमिक और इंजीनियरों को रखती है जो इनके माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक और एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में डील कर सके, ऐसे कर्मचारियों को रखती है। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अपने निर्माण सामानों के लिए निकटवर्ती बाज़ारों की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन की लागत कम हो जाता है। यानी जहाँ पर कच्चे माल उपलब्ध होते हैं और यातायात के साधन सुगम होते हैं, वहाँ पर ये अपने जो है कि फैक्ट्री को, कारखाने को स्थापित करते हैं, कार्यालय को स्थापित करते हैं। अगला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कुशल श्रमिक, कुशल इंजीनियरों व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है जो ग्राहक और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो। यानी वो ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो, यानी एक दूसरे के वहाँ के भाषा का रूप में अधिक जानकार करके मार्केट में पकड़ और जो है कि उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ के कुशल श्रमिक और कुशल इंजीनियर और कर्मचारी रखे जाते हैं। तो ये देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले करके या इसको नोट करके, या अब तो समय बहुत कम है, आप इससे जो है कि अधिक से अधिक जो है कि पढ़िए और जो है कि पॉइंट को देखिए, याद न करिए, समझिए कि किसमें क्या लिखना है, कैसे इसको आप लोग 80 शब्दों में लिखेंगे। तो ये लघुत्तरी प्रश्न सभी हो गए। 4 प्रश्न थे, 4 प्रश्न आपके लघुत्तरी हो गए। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इसका जो है कि चौथा कर दिए, अब चौथा का अथवा देख लेते हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग जो है कि पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और जा करके अपने जो है कि लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या पॉइंट बन रहा है। तो इसको आप लोग जो है कि अवश्य पढ़िए, कल तक का टाइम है, आप लोग के पास जो है कि ये वीडियो जो है कि अवश्य देखिए। अथवा में कह रहा है, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों का
संक्षेप में विवेचना कीजिए, संक्षेप में विवेचना कीजिए। देखिए कह रहा है उत्तर आंसर, अच्छे बाजार ऐसे बाजार होते हैं, अच्छे बाजार ऐसे बाजार होते हैं जिनमें क्रेता और विक्रेता, जिनमें क्रेता और विक्रेता यानी खरीदने और बेचने वाला, क्रेता और विक्रेता दोनों वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने यानी क्रय और विक्रय के लिए परस्पर क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। यानी बाजार में दोनों होंगे, कोई एक से बाजार चलेगा नहीं, तो इसलिए क्रेता और विक्रेता बाजार के लिए आवश्यक है। अच्छे बाजार का लक्षण क्या है? निम्न है। ये हेडिंग बना लीजिएगा, अच्छे बाजार का लक्षण निम्न है। पहला, मूल्य में सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक शामिल होने चाहिए ताकि क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो। यानी ऐसे जो है कि मूल्य होना चाहिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक शामिल होने चाहिए, यानी दोनों प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है कि कारक, उसमें क्या क्या जो है कि कारक है उसके वो शामिल होना चाहिए जिससे कि क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो। अगर दोनों संतुष्ट नहीं होंगे तो बाजार में क्रय विक्रय नहीं होगा, संतोषजनक नहीं होगा। दूसरा, सूचना की उपलब्धता, सूचना की उपलब्धता एक अच्छे बाजार में सटीक और समय पर जानकारी होनी चाहिए ताकि क्रेता और विक्रेता दोनों त्वरित और समुचित निर्णय ले सके। यानी अगर बाजार के भाव के बारे में, अगर बाजार व्यापक है और सभी प्रकार के वस्तुओं का बाजार है तो वहाँ पर इस तरह की जो है कि क्या होनी चाहिए? सूचना उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि त्वरित यानी उसमें विलंब न हो, शीघ्र सूचना मिले जिससे कि क्रेता और विक्रेता को जानकारी मिल सके। अगला पॉइंट कह रहा है एक अच्छे बाजार में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए, तरलता होनी चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए, रुपये पैसे का आदान प्रदान तरलता पूर्वक होने चाहिए। अगला है एक अच्छे बाजार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेन देन की लागत कम हो, यानी हर चीज़ में लेन देन की लागत कम हो। अगला, एक अच्छे बाजार का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा, यानी बाजार जितना बड़ा होगा उसमें सभी प्रकार की वस्तुओं का जो है कि क्रय विक्रय होगा तो वह बाजार उतना ही अच्छा माना जाता है। अगला है लोगों को एक अच्छे बाजार में उत्पादों की जितनी जल्दी ज़रूरत हो उतनी तत्कालिक उपलब्धता होनी चाहिए। यानी बाजार ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर हर प्रकार की वस्तुएं समय पर उपलब्ध हो और जो न हो तो वो भी शीघ्र उपलब्ध कराने का जो है कि बाजार में व्यवस्था हो, तो इस प्रकार के बाजार अच्छे माने जाते हैं। तो इस तरह से अगर ये प्रश्न आता है तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग इसे जो है कि पढ़िए और तैयारी कीजिए। ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके पहले जितने भी वीडियो दिए गए हैं उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, सॉल्यूशन नहीं बताया गया है। सॉल्यूशन आप लोग अपने किसी भी तरह से टेक्स्ट बुक, गाइड, विद्या या किसी से जो है कि पढ़ करके आप लोग उससे कंप्लीट कीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है वो उसमें दिया गया है। जो पहले के मॉडल पेपर हैं उन मॉडल पेपर में आप लोग जो है कि जो क्वेश्चन बताया गया है उन क्वेश्चन को अवश्य पढ़िए, वो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है वर्णनात्मक टाइप 2 जिसका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनता है, हर एग्जाम में हर साल बना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? ये प्रश्न जो है कि आपको 6 नंबर में आता है। वो इसके पहले 4 नंबर में आते थे, जो 80 शब्दों में लिखना था, इसको 150 शब्दों में लिखना है, ये 6 नंबर में आते हैं। तो क्या लिखेंगे? पहले हेडिंग बना लेंगे असहयोग आंदोलन के कारण में लिख देंगे यहाँ पर एक लाइन पहले, असहयोग आंदोलन के निम्न कारण थे, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद पहला हेडिंग बना लीजिएगा युद्धोत्तर भारत में असंतोष। युद्धोत्तर भारत यानी कब? प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता ने तन मन व धन से सेवाएं दी थी,
की थी नहीं, सेवाएं की थी या दी थी, दोनों चल सकता है, दी थी की थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत को दिए गए वचनों का पालन करेगा, उनको स्वशासन दिलाएगा, परंतु ऐसा नहीं किया। क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने माउंट फोर्ट सुधार ही किए और इस तरह से जो माउंट फोर्ट सुधार जो है कि 1921 में ला दिए। अगला हेडिंग बनाइएगा, जनता में निराशा व असंतोष। जनता में निराशा असंतोष क्यों था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में बलपूर्वक भारी मात्रा में धन की उगाही की गई। यानी युद्ध में जो खर्च हुआ था उसको उगाही करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कर टैक्स बढ़ा दिए। मूल्य में असाधारण वृद्धि के कारण जनता में काफ़ी असंतोष फैल गया। तो जनता काफ़ी जो है कि असंतुष्ट थी, नाराज थी। इसमें अगला काम गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? रोलेट एक्ट लागू कर दिया। मार्च 1919 को एक अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया? एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर मनमाने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता था। भारतीयों द्वारा इसका व्यापक विरोध किया गया। इसमें यह किया गया था कि बिना किसी भी व्यक्ति को बिना किसी संदिग्ध अवस्था में उसको गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके सफाई या स्पष्टीकरण देने का कोई मौका नहीं दिया गया। और इस तरह से जो है कि ये कानून का जो है कि काला कानून कहा गया है और इसका जो है कि काफ़ी विरोध किया गया। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट तथा सरकार के सत्याग्रहियों के विरुद्ध चलाए गए दमन चक्र के विरोध हेतु 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इस कांड से जनता में काफ़ी असंतोष था। इस कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन ये जो है कि जलियांवाला बाग भी एक कारण था। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के अब कारण देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। कितने? 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु, जिसमें पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। यानी दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष हो जाता है। क्या संघर्ष हो जाता है? तो जो है कि प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच में। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र चलाया। गांधी जी के अलावा सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी जितने कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो है कि CR दास, मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने मिल करके गांधी जी के इस आंदोलन के वापस लिए जाने का विरोध किया, जो इसमें नहीं लिखा गया है। आप बढ़ा सकते हैं लेकिन 150 शब्दों में ही लिखना है। तो गांधी जी के अलावा सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरी चौरा के अप्रिय घटना के कारण फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि यह आंदोलन क्या हो गया था? हिंसक हो गया था और गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे। वो अहिंसा, सत्य और अहिंसा के जो कि परम समर्थक थे। इस कारण से इस घटना के पश्चात इसको क्या कर लिया था? इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इस प्रश्न को जो है कि एक बार फिर से देख लीजिए और आप लोग जो है कि इसे पूरा दिखा दे रहे हैं। तो ये पूरा आप लोग जो है कि वीडियो को देख करके आप लोग रुक करके पढ़ सकते हैं और आप लोग जो है कि इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 3 तारीख को आप लोग का आखिरी पेपर है और ये पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे आप लोग जो है कि तैयार करके जाइए और इसके पहले की जितनी भी वीडियो हैं सब देख करके जाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है और मॉडल पेपर है, तो केवल उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ करके भी जाएंगे तो आपको पेपर में चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे जो है कि शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे मैथ संबंधित हो,
चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सभी के सभी मिलेंगे। आप पूरा पढ़िए। आइए अगला क्वेश्चन देखें। इसी क्वेश्चन में अथवा करके है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। सत्याग्रह महात्मा गांधी का ही मुख्य रूप से है। सत्याग्रह का अर्थ, गांधी जी के शब्दों में सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाते। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। अब इसमें पहला पॉइंट देखिए कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। आक्रामकता का सहारा लिए बिना एक सत्याग्रही केवल अहिंसा के माध्यम से ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। उत्पीड़क शत्रु को नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये जो है कि गांधी जी इस तरह के जो है कि विचार रखते थे। आगे, गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर किए गए संघर्ष में सत्य की ही जीत होती है। उनका यह अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांध सकता है और इस तरह के जो है कि आंदोलन चला करके देश को गांधी जी आज़ाद करने में अपनी भूमिका को जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इस तरह से सत्याग्रह, गांधी जी अहिंसा के खिलाफ थे, सत्य और अहिंसा के रास्ते चल करके देश को आज़ाद कराया। और ये जो है कि इसका सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में करके ये भारत वापस आए थे और भारत को भी उसी सत्याग्रही के रास्ते पर ले जा करके आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है। इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। 4 कदम बताना है। कौन कौन से? लोकतांत्रिक सुधार, पहले हेडिंग बना लीजिए। इसमें क्या लिखेंगे? सामान्य तौर पर लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिक सुधार कहे जाते हैं। लोकतांत्रिक सुधार हमेशा लोकतांत्रिक सिद्धांतों यानी जनता के जिस पर जो है कि जनता की जो है कि ज़्यादा कल्याण हो, लोकतांत्रिक सिद्धांतों सरकार को अधिक मजबूत बनाते हैं। लोकतंत्र या राजनीतिक सुधार के लिए उठाए जाने वाले निम्न कदम। तो क्या लिखेंगे कि लोकतंत्र या राजनीतिक सुधार के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। पहला लिखेंगे, लोकतंत्र या राजनीतिक सुधार में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून में सावधानीपूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को समाप्त करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं। लोकतांत्रिक सुधार मुख्य रूप से राजनैतिक कार्यकर्ताओं, पार्टियों, आंदोलनों और राजनीतिक रूप से लोगों के जागरूक होते ही भागीदारी बढ़ने लगेगी। दूसरा, लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त कानून होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? सशक्त कानून होने चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम एक अच्छा उदाहरण है जिससे कि हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार का मुख्य फोकस लोकतांत्रिक सरकार को मजबूत करने के तरीकों पर होना चाहिए।
यानी वैसे सुधार होना चाहिए जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र एकता और अखंडता को मजबूत बनाए। लोकतंत्र सुधार या राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में न केवल इस बारे में सोचना चाहिए कि एक समाधान क्या है, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि इसे कौन और कैसे लागू करेगा। तो इस तरह की जो है कि आपके विचार और सरकार, राजनीतिक पार्टी सभी का जो है कि अगर इस व्यवस्था के अंतर्गत रहे तो लोकतांत्रिक सुधार के लिए ये आवश्यक है। और इसमें जो है किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता, धार्मिक और जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का जो है कि बोलबाला नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, लोकतंत्र कमज़ोर होता है। तो ये सुधार होने के लिए कि समाज में आपस में जो है कि सामंजस्य बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, इस प्रकार का जो है कि हमें लोकतांत्रिक सुधार की आवश्यकता होती है। इसी का अथवा में कह रहा है वैध शासन का क्या अर्थ है। वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो आइए देखते हैं वैध शासन क्या है। जब देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए जाते हैं तथा चुनाव के माध्यम से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार जब शासन में भागीदारी लेती है तो उस तरह के शासन को वैध शासन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल जाता है। इन्हीं आधारों पर लोकतांत्रिक सरकारें अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी तथा जिम्मेदार होते हुए वैध सरकार बनाती है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार भी कहा जाता है। इसे निम्न बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है। पहला, उत्तरदायी सरकार हेडिंग बना लेंगे कि उत्तरदायी सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए। तो उत्तरदायी सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो जिम्मेदार हो अथवा जो अपने कार्यों अथवा निर्णयों को सिद्ध कर सके। लोकतांत्रिक सरकार लोगों अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार का गठन करते हैं। लोगों की इच्छाओं के अनुसार कार्य न करने पर इसे बदलने का अधिकार होता है। जो हमारे देश में हर 5 साल पर चुनाव होता है। जो सरकार अच्छा कार्य करती है, जनता उस सरकार को जो है कि बनाती है, और जो जनता के लिए कार्य नहीं करती है जनता उसे बदल देती है। अगला है जिम्मेदार सरकार। जिम्मेदार सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों की आवश्यकताओं तथा उम्मीदों की तरफ सकारात्मक रूप से ध्यान देते हैं। सरकार ऐसे निर्णय लेती है, नीतियाँ बनाती है जो लोगों को मंजूर हो। अगर लोगों के अनुरूप कानून न बनता है या लोगों को जो है कि प्रताड़ित या परेशानी या समस्या उत्पन्न करने का कानून बनता है तो जनता चुनाव में सरकार को जो है कि बदल देती है। अगला है वैध सरकार। वैध सरकार निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है। यानी वैध सरकार क्या होती है? एक नियम के अनुसार, यानी संवैधानिक ढंग से, कानूनी ढंग से कार्य करती है। प्रतिमानों तथा सही कार्य प्रणाली को अपनाकर ही निर्णय लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिकों को यह जानने की स्वतंत्रता होती है कि क्या निर्णय सही कार्यप्रणाली द्वारा किए गए हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। तो ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार में और वैध सरकार में ही संभव है। तो
तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख देंगे और ये इन हेडिंग को तैयार करेंगे और इन हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिखते जाइएगा। पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं, आपको अधिक नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण, हेडिंग डाल दीजिए वैश्वीकरण। आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। विश्व विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के इस परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण ही आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। जो ये किसके कारण हो रहा है? वैश्वीकरण के कारण हो रहा है, भूमंडलीकरण के कारण हो रहा है। भारतीय कृषि पर, अब दूसरा टॉपिक पूछा है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव, यानी भारत के कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीयों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी, जिसने आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, कॉफ़ी, जूट, मसाले मुख्य उत्पादन थे, परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ थी, क्योंकि क्या था, उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाने लगी। यानी वहाँ पर कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाने लगी, अधिक से अधिक नवीन तकनीकी यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। कुछ समय बाद वैश्वीकरण से निम्न प्रकार सकारात्मक प्रभाव भारतीय कृषि पर देखने को मिले। पहला, आधुनिक यंत्र तथा नई तकनीकी का प्रयोग। पहले क्या किया गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्र तथा नई तकनीकी के उपयोग होने लगे, जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। तो ये जो है कि प्रयोग किया गया, शार्ट में लिखना है 150 शब्द में, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। निर्यात में वृद्धि, वैश्वीकरण से भारत के कई कृषि उत्पाद के निर्यात में काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी कृषि के कुछ ऐसे प्रोडक्शन हैं जिसका हम जो है कि विदेशों को निर्यात करते हैं। अगला है फसल उत्पादन पर बल, यानी आज किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ऐसे जो है कि उत्पादन का प्रयोग करता है जिससे कि वह आत्मनिर्भर बन सकता है। अगला है उत्तम बीजों का प्रयोग। उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता बढ़ गई, जिससे किसान को अपने उत्पादन का पहले से अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा। इस प्रकार लास्ट में लिख देंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव भारतीय कृषि पर अधिक पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप भारत में उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग जो है कि लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर पूरा का पूरा देगा, नंबर कटेगा नहीं और आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। तो इस तरह से जो है कि आप कॉपी पर लिखेंगे, कम से कम जो है कि आप लोग जो है कि एक पेज पूरा का पूरा भर करके आएंगे तो ही आपको जो है कि ये 150 शब्द पूरा होगा, अन्यथा नहीं होगा। और 150 शब्दों के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो आप इस तरह से जो तैयार कीजिए और लिख करके आइए, नंबर पूरा मिलेगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग इस प्रश्न को लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। तो आंसर में लिखेंगे मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन
जो है कि डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है। इसको एक इंडेक्स बनाया गया है, उस इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश के जो है कि मानव का जो है कि देश का जो है कि आकलन किया जाता है कि विकसित है, विकासशील है। अगला प्रश्न, अगला हेडिंग है मानव विकास सूचकांक के गणना के मूलभूत अवयव, यानी किन किन जो है कि मूलभूत अवयव हैं। तो मानव विकास सूचकांक के गणना किस आधार पर करना है, तो ये हेडिंग बना करके आप लोग लिखेंगे। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, राष्ट्रीय या आय या प्रति व्यक्ति आय। और इसको जो है कि मानव विकास रिपोर्ट को किसने जो है कि दिया था, तो ये महबूब उल हक ने दिया था, बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो मानव विकास सूचकांक के मापदंड को दिया था और इसी के आधार पर यह किया जाता है। जिस देश के मानव विकास सूचकांक में यानी जीवन प्रत्याशा अधिक होगी, शिक्षा अधिक होगी और प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय ये सब अधिक होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी, तो वहाँ पर जो है कि उस देश का जो है कि मानव विकास रिपोर्ट उच्च श्रेणी के अंतर्गत आता है, फिर मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है और फिर निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से सारे प्रश्नों को जो है कि आप लोग जो है कि देख लिए कि किस तरह से जो है कि प्रश्नों को लिखना है और किस हिसाब से करना है। अगला क्वेश्चन आता है मानचित्र। मानचित्र में दो टॉपिक रहते हैं, क और ख। क में इतिहास के 5 प्रश्न रहते हैं और ख में जो है भूगोल के 5 प्रश्न रहते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग को क्या करना है, तो अभी तो हमारे पास तत्काल में मैप नहीं है, इसलिए जो है कि इस प्रश्न को मैप पर भर करके हम नहीं दिखा सकते। तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि कैसे मैप को भरना है। तो मैप पर जो पहले वाले प्रश्न में यानी इतिहास वाले में 9 क में एक ही सिंबल दिखाई देता है। तो जो भारत का मैप मिलेगा उस मैप में उस स्थान को इंगित करना है। इंगित करने के बाद एक लाइन के द्वारा जो है कि जहाँ पर आपको समझ में आए वहाँ पर उसको खींच करके उसका नाम लिख देना है और प्रश्न संख्या डाल देना है। तो हम जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से जो है कि जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न को जो है कि आप मानचित्र में करेंगे और आप देखेंगे तो आपको जो है कि वहाँ आधे नंबर मानचित्र पर दर्शाने का और आधे नंबर नाम लिखने पर सही जगह का, तो आपको आधे नंबर मिलता है। तो इस तरह से जो है कि पूरा का पूरा अंक मिलेगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है 9 क का पहला, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये मैप में दर्शाना है। तो मैप में दर्शाना है तो भारत का मैप है तो ये पंजाब में आपको जो है कि दर्शाना है और ये अमृतसर इसको दर्शाना है। ये यहाँ पर क्या लिख देना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में। तो नक्शे से जो है कि वहाँ पर उस बिंदु को इंगित करेंगे अमृतसर को और वहाँ से एक जो है कि तीर के माध्यम से यह रेखा खींच करके दिखा देंगे अमृतसर और प्रश्न संख्या डाल देंगे। जो है कि फर्स्ट दिया होगा तो फर्स्ट, अगर जो है कि ए दिया होगा तो ए या क दिया होगा तो क, वहाँ पर अमृतसर लिख करके दर्शा देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, कहाँ पर प्रारंभ किया था, दांडी। ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये इसको जो है कि गुजरात में जो है कि दर्शा करके और वहाँ पर फिर दांडी और प्रश्न संख्या 2 लिख देना है। तीसरा, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो इसका भी उत्तर आप लोग जो है कि लिख देंगे। ये बिहार में चंपारण में है तो चंपारण दिखा करके और उसको लिख देंगे और इसको तीसरा नंबर डाल देंगे। चौथा, कर वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया था, ये भी गुजरात में अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद मिल मजदूरों ने किया था तो अहमदाबाद दिखा करके वहाँ पर लिख देंगे ये 4 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन, इतिहास का आखिरी क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ
दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था, एक सितंबर में हुआ था और एक दिसंबर में हुआ था। और ये जो है कि दिसंबर में जो हुआ था ये महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था, और सितंबर 1920 में वो कोलकाता में हुआ था। तो ये जो है कि हमें नागपुर दर्शा करके और इसको 5 नंबर दर्शा देना है। अब पार्ट ख में क्या आता है? पार्ट ख में ये जो है कि इसमें जो है कि अलग अलग सिंबल दर्शाना होता है। तो जैसे कह रहा है पहला प्रश्न, ये पार्ट बी में भरेंगे, पार्ट ए में इतिहास का भरेंगे, पार्ट बी में जो है कि भूगोल के मानचित्र को दर्शाएंगे। ये न है कि जो है कि पार्ट ए में बी का, बी में ए का, ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर तो जस तो जाती है कापी, लेकिन जो है कि आप लोग अपने हिसाब से जिस पार्ट का है उसी पार्ट में भरिएगा। अब कह रहा है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, तो कौन सा उद्यान है? तो सुंदरबन जो है कि हम दर्शा देंगे, और वहाँ पर सुंदरबन के लिए ये जो है कि आयत में जो है कि विकर्ण खींच देंगे, तो ये हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है नर्मदा नदी पर बांध। नर्मदा नदी पर बांध क्या है? ये सर्कल के अंतर्गत जो है कि ये डॉटेड जो है ये क्या कर दिया गया है, ये काला कर दिया गया है। इसको जो है कि ये गुजरात में दर्शाना है। इसको कहाँ दर्शाना है? गुजरात में। और तीसरा कह रहा है महानदी। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में इस तरह से रेखा के द्वारा दर्शा देना है। अगला कह रहा है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र। झारखंड में कोयला का क्षेत्र क्या है? झरिया है, धनबाद है, बोकारो है। ये जो है कि कोयला के जो है कि क्षेत्र है, तो किसी एक को त्रिभुज के द्वारा दिखा देना है। अगला कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन। पतन को जो है कि आयत के सिंबल से दर्शाना है, और जो है कि उसका नाम लिख देना है, प्रश्न संख्या कौन सा है, तो इसको जो है कि दर्शा देना है। तो भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह चाहे जो है कि आप पारादीप दर्शा दीजिए, जो आपके कहाँ पर है? उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो इसको दर्शा दीजिए, या चेन्नई को दर्शा दीजिए, कोलकाता को भी दर्शा सकते हैं। तो ये पूर्वी तट के बंदरगाह हो जाएंगे। और किसी एक को ही दर्शाना है, क्योंकि किसी का तो स्पेशल नाम नहीं दिया है। तो इस तरह से इन बंदरगाहों में से किसी एक को आप दर्शा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई, लेकिन सारे कोर्स को, सारे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराया गया अथवा सहित, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हुई। और इसको जो है कि और अधिक अच्छा बनाया जाएगा, लेकिन आप लोग जो है कि समय को ध्यान में रखते हुए इसको जो है कि कम समय में इतना कवर किया गया है। इस वीडियो को आप लोग जो है कि ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, तभी आप जो है कि प्रश्नों को जो है कि सही ढंग से समझ पाएंगे। कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या क्या हेडिंग, तो कम से कम हेडिंग तो आप पढ़ लेंगे, और हेडिंग याद रहेगा तो उतना लिख भी देंगे। तो आपको जो है कि थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो आपका प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न में क्वालिटी आएगी, जो अन्य बच्चों से अलग हट करके होगा। जो विद्या या किताब से लिखेंगे, ये प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो ये अलग हट करके होगा, जो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और आपको अधिक नंबर देगा। और अपने सुंदर राइटिंग में लिखिएगा और मानचित्र को सही सही भरेंगे तो आपको जो है कि बहुत अधिक नंबर आएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। इस तरह से आप लोग जो है कि तैयार कीजिए। वीडियो लंबी है, अवश्य लंबी है इसमें, क्योंकि पूरा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघुत्तरी प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, मैप है, सबके बारे में जो है कि डिटेल से बताया गया है। केवल मैप का जो है कि नहीं है, नहीं तो उसको भी आप लोग को भर करके दिखा दिया जाता है कि कैसे मैप को भरना है। और इसके पहले जितनी भी वीडियो है, एक बार तो सब वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए कि किस वीडियो में कौन कौन प्रश्न इम्पॉर्टेंट दिए गए हैं। जो ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, मानचित्र सभी प्रश्न दिए गए हैं मॉडल पेपर में। और जो इसके अलावा आपके सब्जेक्टिव भी दिए गए हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र के अलग अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे टॉपिक के। तो इस तरह से जो है कि आप सभी पढ़ करके जाते हैं तो आपका जो है कि कॉन्फिडेंट अच्छा रहेगा, ऊंचा रहेगा, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है कि अपने दोस्त साथियों को शेयर कीजिए। और आप लोग जो है कि परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए और अच्छे जो है कि करने के लिए आप लोगों को शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।